एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, तो आप भरोसा रखिए, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। ऐसे प्रश्नों को बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के ये आपके निर्देशांक रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए पेपर है। और आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। यदि आपको 70 अंक वास्तव में लाना है वार्षिक परीक्षा में, तो जो भी प्रश्न बता रही हूँ भरोसा रखें, केवल कंप्लीट आप अच्छे से करते चले। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला रहेगा, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 को बंगाल में अकाल पड़ा था। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर हिटलर ने 1939 में आक्रमण किया। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पांचवा, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। तो इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई नमामि देवी नर्मदे मध्य प्रदेश से प्रारंभ की गई है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट जरूर करें। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए, तो कंप्लीट जरूर कर लें। और यहाँ से आपका 5वां छठा प्रश्न है। और अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डंडे से, तो क्या है? प्रतियोगिता है। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेडेस से निकलती है। तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेडेस व्यक्ति निर्धन है। तो कौन सा व्यक्ति निर्धन है? चौथा व्यक्ति निर्धन है। चौथा है, बंगाल का आकार लेडेस की कमी के कारण हुआ था। तो चावल की कमी के कारण हुआ था। पांचवा है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने टेडेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध का नेतृत्व किया। छठा है, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी। तो शार्लट बेराट ने लिखी थी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है ब्रह्मपुत्र, इसकी जोड़ी रहेगी संगपो। दूसरा है डल झील, तो इसकी जोड़ी रहेगी कश्मीर। तीसरा है, भारत वन सेवा की स्थापना तो 1864 में की गई। चौथा है, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, तो इसका रहेगा आपका 1938। पांचवा, तेज चलने वाली पवन, तो इसका रहेगा जेट स्ट्रीम। और औजार मशीन, इसकी जोड़ी रहेगी स्थायी पूंजी। तो ये हो गई है आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका तीसरा और अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 15 फरवरी 2000 को की गई। दूसरा है, पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो झेलम नदी रहेगा इसका आंसर। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है। तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। चौथा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो उचित मूल्य की दुकान है। पांचवा, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। छठा है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। और ये यहाँ से भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य बताइए। पहला है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो यह सत्य है। दूसरा है, अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। तो सत्य है।
तीसरा है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो असत्य है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये भी सत्य रहेगा। पांचवा है पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, तो असत्य है। छठा है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तो यहाँ से कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों को नाम लिखिए। तो इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और सातवां है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। आठवां है वनों की विनाश के क्या कारण है। और नौवां है नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। और 10वां है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भरोसा रखें, अच्छी परसेंटेज आपको बनाना है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप जरूर कर लें। तो ये आपका 11वां, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। 12वां जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। और 13वां है लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। 14वां है नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। और लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया। ये आपका 15वां प्रश्न है। और 16वां है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। 17वां है नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरावाल के जीवन पर टिप्पणी कीजिए। और राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं आपके। और अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है मालवा, तीसरा है पश्चिमी घाट, चौथा है अनायडी मुंडी। और ये इसका अथवा है यहाँ से। 22वां है बांगर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर में। और निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियां लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। तो आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे। चलिए इनके आंसर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बता दिया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित देश है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है यामामार और श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपके 7 यहाँ पे उपमहाद्वीप के नाम हैं। और अगला है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। तो पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती और वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो कंप्लीट जरूर करें आप अच्छे से। और ये यहाँ से भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत उष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस कारण मरुस्थल दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम होता है। तो कंप्लीट आप जरूर करें सभी प्रश्नों को। और वनों के विनाश के क्या कारण है। तो वनों के विनाश के निम्न कारण है। पहला है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से कृषि की प्राप्ति के लिए वनों को काटकर खेती की जा रही है। क्या है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए क्या किया जाता है, वन है
वन को काटकर वहाँ पे खेती का निर्माण किया जाता है। इस कारण से भी वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा है ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु लकड़ी काटी जा रही है। हमें ईंधन के रूप में लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो लकड़ी भी हमें कहाँ से मिलती है? वनों से मिलती है। तो लकड़ी की प्राप्ति के लिए भी हम वनों का विनाश करते हैं। तीसरा है आवागमन के साधनों, रेल, सड़क मार्गों के विकास हेतु वनों को काटा जा रहा है। आने-जाने के लिए हमें रेल, सड़क आदि का निर्माण अगर हम करेंगे तो इसके लिए हमें अधिक जगह चाहिए, तो हम वनों को ही काटेंगे। और आवास समस्या की पूर्ति के लिए वनों की काट कर रिहायशी भूमि का विस्तार किया जा रहा है। तो पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए। भरोसा करें, अच्छे से कंप्लीट आप ज़रूर करें। और ये 9वां है आपका, ये आपका अपवाह तंत्र क्या है? तो अपवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र की नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के कारण निम्नलिखित है। पहला है अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र। तो फ्रांस राज्य शासन का अध्यक्ष राजा होता था, जो पूर्णतः निरंकुश तथा अत्याचारी होता था। दूसरा है शोचनीय आर्थिक दशा। लुई सोल्वे को धन की अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि उसका जीवन विलासिता में डूबा रहता था। तीसरा है देशपूर्ण शासन व्यवस्था। तो फ्रांस की शासन व्यवस्था निरंकुश होने के साथ-साथ दोषपूर्ण भी, राज्य के सभी प्रकार के कानून एक दूसरे को विरोधी थे। तो ये आपके 3 कारण हो गए हैं। और ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, समझ लीजिएगा सभी को आप अच्छे से और कंप्लीट भी करें। और ये आपका 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? तो 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार की स्थिति किस तरह की थी कि फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। जो फैक्ट्री थी उसमें मजदूरों में जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनकी संख्या कितनी थी? 21% थी। लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। लेकिन जो पुरुष को जितना वेतन मिलता था उससे कम उनको मिलता था। और सन 1917 में बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं ने किया था और महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो गया। और खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी को अगर पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय आपका लगेगा। जो कुछ खास प्रश्न के आंसर है जो आपको याद करने में कठिनाई हो रही है, केवल उन्हीं को मैं आपको समझा रही हूँ। तो कंप्लीट आप अच्छे से ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। ये अगला है आपका, जंगल व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है? तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क बताइए। लोकतंत्र के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है लोकतंत्र में जन कल्याण की भावना देखने को मिलती है। दूसरा है लोकतंत्र शासन में नागरिकों के प्रतिनिधि ही शासन में भाग लेते हैं। तीसरा है लोकतंत्र में नागरिकों के हृदय में राज्य के प्रति निष्ठा तथा भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। चौथा है लोकतंत्र में नागरिकों की इच्छा के अनुसार ही शासन होता है और नागरिक जानते हैं कि वे इच्छा अनुसार अपने मत द्वारा अत्याचारी शासकों को अपदस्थ कर सकते हैं। और ये नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भविष्य आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है
और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य सुस्ताने का नहीं है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ये यहाँ से भी आप कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 15वां है, थोड़ा छोटा है, कंप्लीट कर लीजिएगा आप। और ये यहाँ से संसाधन के रूप में लोग आप क्या समझते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़िए, समझिए, कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। और ये बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताइए। तो बेरोजगारी से क्या आशय है, तो बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसर की असमानता बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति कार्य करने के योग्य होते हैं परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है, इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। तो काफी आसान है, कंप्लीट आप कर सकते हैं। और नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है समाजवाद का विरोध करना, दूसरा है वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेना, तीसरा है जर्मनी के खोए हुए उपनिवेश पुनः प्राप्त करना, चौथा है यू यहूदियों को जर्मनी से निकालना। तो ये इस तरह से है। और ये यहाँ पे द्वितीय विश्व का तत्कालिक कारण क्या था, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो बार समझेंगे आप तो कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। और ये जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या। तो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक निम्न है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। और ये यहाँ से जन्म दर क्या रहेगा, जन्म दर वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में सदैव जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। दूसरा है मृत्यु दर, तो मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। प्रवास, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और जनसंख्या वृद्धि की समस्या लिखिए। तो क्या समस्या है जनसंख्या वृद्धि की, पहला है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा प्रति व्यक्ति आय की समस्या, तीसरा है भूमि पर दबाव, चौथा है गरीबी। तो जल्दी से समझ लेते हैं इनको भी। तो पहला रहेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि अधिक जनसंख्या रहेगी तो क्या रहेंगे, बेरोजगारी आपकी कमी आएगी, उसकी समस्या बढ़ेगी। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी हो जाती है। तीसरा है भूमि पर दबाव, तो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का परिणाम भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। गरीबी, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा दुष्परिणाम गरीबी के रूप में सामने आता है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। और ये आपका 19वां है जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप इसको। पूरे ऐसे प्रश्न ही आपको मैंने बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। भरोसा रखिए इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको दिए हैं, साथ में अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। और प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए, तो पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से आप। और बांगर व खादर में अंतर, तो पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार का को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। और ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है और यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। यह कम उपजाऊ होती है और यह उपजाऊ जलोढ़ पाई जाती है। इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है और इसका विस्तार पूर्वी उत्तर बिहार झारखंड में होता है। और इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं, इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं। तो इस तरह से है ये आपके अंतर। और ये यहाँ से इसका अथवा है।
तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिएगा आप पूरे प्रश्नों को। और ये आपका अंतिम 23वां प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को कंप्लीट करें। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं सभी के आंसर आपको दिए हैं। भरोसा रखें, कंप्लीट आप ज़रूर करें पूरे प्रश्नों को और एग्ज़ाम में 75 में से 70 अंक आप प्राप्त करें।